जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। आज इंग्लिश ग्रामर की यह पहली वीडियो है और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के ग्रामर को समझ सकें। तो जो आज की हमारी जो टॉपिक है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन सी चीज सब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है। चलिए अपनी कहानी को आज हम लोग शुरू करते हैं सीधा। तो आज की टॉपिक हमारी है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ध्यान से एक बात को समझिएगा, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट। पहले एक चीज समझ लीजिए आपकी सिंगुलर क्या चीज है। सिंगुलर को हम लोग कहते हैं एक वचन। सिंगुलर को एक वचन कहा जाएगा और यहां पे ऑलरेडी एक शब्द है जिसको हम लोग सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो सब्जेक्ट का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए कि सब्जेक्ट यहां पे किस प्रकार के सब्जेक्ट की यहां चर्चा होने वाली है। जैसे आप आम लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मैथ एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो यहां पे जो हर सब्जेक्ट का जो नाम लिया गया, यहां पे जो सब्जेक्ट शब्द प्रयोग किया गया उसका मतलब था विषय। उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है? विषय। तो एक चीज तो पहले क्लियर हो गई होगी आपकी कि सब्जेक्ट को अगर हिंदी में हम लोग ध्यान से नोटिस करें तो इसका मतलब क्या होता है? विषय। और यह विषय अलग है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिया। लेकिन यहां पर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वह सब्जेक्ट विषय से उसका लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट जो शब्द है इसका मतलब है कर्ता से। इसका मतलब किससे है? कर्ता। अब कर्ता का मतलब समझिए कि जो कार्य को करता है, जो काम को करता है वही करता है। आगे हम लोग इसको डिटेल से समझते हुए बढ़ेंगे। बस यहां आप इतना समझिए कि यहां पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है बल्कि इस सब्जेक्ट का मतलब करता है। स्पेलिंग दोनों का एकदम सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। बस प्रयोग के आधार से आप इसको समझ सकते हैं कहां पे किस रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब एक बात और यहीं से समझिए कि यहां पे हम लोग कई वर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब एक से अधिक शब्दों के ऊपर चर्चा होने वाली है तो यहां पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यह पूरी तरह से सही नहीं है। इसके साथ यस लगा होना चाहिए था। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं? यस को भी लगा देते हैं। चलिए हो गया हमारा सब्जेक्ट्स। तो ये चीजें आपको शायद पूरी क्लियर हुई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो यहां पूरी हमारी टॉपिक क्लियर हुई, क्या हमको पढ़ना है, उस टॉपिक का क्या मतलब है। अब हम पूरा समझेंगे क्या क्या हमारे सिंगुलर कैटेगरी में आता है। सिंगुलर को हम लोग हिंदी में एक वचन के नाम से जानते हैं। चलिए तो एक हमारा पहला ही पॉइंट आता है ही, जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए ही, दूसरा हमारे पास है सी और तीसरा हमारे पास है इट और चौथा जो है आप नेम। नेम मतलब नाम। और इसी के साथ मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं जिसे आप दिस और दैट कहते हैं। चलिए इन सभी चीज को जो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 5 शब्द को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में हैं। अब इनको हम लोग समझ लेते हैं कि इनका हिंदी मीनिंग क्या है और इनका प्रयोग किस रूप में कहां पर किया जाता है। देखिए जो ही है, ही का प्रयोग, देखिए ही का जो मतलब है हिंदी में, इसका मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। इस दोनों वह में क्या अंतर है इसी को हमको समझना है। ध्यान से समझिएगा, ही का प्रयोग हमेशा एक मेल के लिए किया जाएगा। जैसे मैं एक मेल हूं, मैं फीमेल नहीं हूं। कुछ लोग हमको फीमेल कैटेगरी में पता नहीं कैसे कह देते हैं। अब हमको समझ में नहीं आया आज तक कौन कैटेगरी से हम फीमेल हैं। शुद्ध पुरुष हूं 100%, ठीक, पतंजलि से भी ज्यादा शुद्ध पुरुष हूं। तो अब चलिए उस बात को छोड़िए। तो ही मतलब वह, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? हमेशा मेल के लिए। कहीं कहीं पे एक चीज कुछ लोग
लिख देते हैं या बोल देते हैं कि ही का प्रयोग हमेशा पुरुष एक आदमी के लिए किया जाता है, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है। वह चाहे एक आदमी हो, चाहे वह किसी अन्य जानवर मतलब किसी अन्य जीव जाति का जो मेल कैटेगरी हो वह होगा, उसके लिए भी ही का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझा रहा हूं, समझिए। जैसे हमने यहां पे मेल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि देखिए, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग। अब ध्यान से बात समझिए, ही इज अ किंग। इस पूरे वाक्य में सीधी सी बात है कि वह एक राजा है, वह एक राजा है। इसमें जो ही शब्द प्रयोग किया गया है इसका मतलब है मैन, आदमी सी, मतलब वह एक राजा है। इसमें सीधी सीधी बात पूरा समझ में आ रही है कि यह एक आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन कई बार ही का प्रयोग एक आदमी के लिए नहीं होगा, वह किसी दूसरे जानवर के मेल कैटेगरी के जंतु के लिए किया जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझिए, लायन इज डेंजरस। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, देखिए, द लायन इज डेंजरस। अब यहां मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए, शेर खतरनाक है, शेर खतरनाक है, लेकिन वह बीमार है, लेकिन वह बीमार है। अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाए, बट अब यहां पे हम लिखेंगे ही इज इल। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए आप, इस सेंटेंस में भी ही का प्रयोग किया गया है, यहां पर भी ही का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी ही का प्रयोग किया गया है। दोनों ही में क्या अंतर है, देखिए ध्यान से। यहां पर हम किसी आदमी का जिक्र कर रहे हैं, पुरुष का, मानव जाति का, और यहां पर द लायन इज डेंजरस बट ही इज इल। शेर खतरनाक है लेकिन वह बीमार है। अब इस सेंटेंस में जो ही प्रयोग किया गया है, यह ही दरअसल प्रयोग किया गया है लायन के लिए। तो इसका मतलब हम क्या समझें, ही का प्रयोग दुनिया के किसी भी जंतु के लिए कर सकते हैं अगर वह मेल कैटेगरी का है, इसीलिए मैंने यहां पे मेल लिखा है। अब आपको शायद ये बात समझ में आई हो। दुनिया के किसी भी जंतु के लिए आप ही का प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में अगर वह मेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तब। चलिए, अगर वह मैस्कुलिन जेंडर, अगर इस आधार से आप बात समझे तो, अगर वह मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है तो उसके लिए प्रोनाउन जो प्रयोग किया जाएगा वह ही हमारा प्रयोग किया जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि हमेशा हमेशा ही का प्रयोग सिर्फ पुरुष के लिए किया जाएगा, वही मानव जाति में। तो ये कोई जरूरी नहीं है और ये नियम भी गलत है कि हमेशा ही का प्रयोग सिर्फ मनुष्य के लिए, मानव जाति में किया जाएगा, वो भी केवल पुरुष के लिए, जानवर के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल सेकंड में हमने देखा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ही का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए करेंगे मनुष्य जाति में, और ही का प्रयोग हम दूसरे जीव की जाति में मेल कैटेगरी का जो मैस्कुलिन जेंडर वाले हैं उनके लिए भी हम प्रयोग करेंगे। यहां तक आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से यहां बात समझिए। दूसरा, सी का प्रयोग हम हमेशा फीमेल के लिए करेंगे, फीमेल। अब फीमेल में कुछ लोगों के मन में फिर से में ही डाउट है। जैसे यहां हमने कहा कि अक्सर कुछ लोगों को लगता क्या है कि ही का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए करेंगे, वो भी मानव जाति में। उसी तरह लोगों के दिमाग में यह भी रहता है कि सी का प्रयोग हम लोग करेंगे हमेशा एक स्त्री के लिए, केवल मानव जाति में। यह बिल्कुल गलत है। सी का प्रयोग हमेशा फीमेल के लिए किया जाएगा, चाहे वह मानव जाति हो या किसी अन्य जाति का हो। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। अब यहां पे हमने लायन प्रयोग किया है। अगर मान लीजिए यहां पे लायनेस होता, शेरनी, शेरनी खतरनाक है। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल लिख ही दे रहा हूं, द लायनेस इज डेंजरस। अब यहां देखिए, शेरनी खतरनाक है लेकिन वह बीमार है। अब इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा दीजिए, बट सी इज इल।
सेंटेंस खत्म। अब यहां पे ध्यान से बात समझिए, इसमें देखिए जो सी का प्रयोग किया गया है वह किसी स्त्री के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, किसी महिला के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पे जो सी है यह लायनेस जो शेरनी है उसके लिए प्रयोग किया गया है। वही बात मैं आपको समझा रहा था कि सी का प्रयोग हमेशा फीमेल के लिए होता है, और फीमेल वह दुनिया की किसी भी जाति की हो, जैसे मानव एक जाति है, शेर एक जाति है, गधा एक जाति है, कुत्ता एक जाति है। तो कुत्ता जाति है तो कुत्ता में एक मेल डॉग होगा तो एक फीमेल डॉग होगा। तो जब जहां जहां फीमेल की सेंस होंगे वहां वहां जब हमें प्रोनाउन प्रयोग करना होगा तो हम सी का प्रयोग करेंगे, न कि ही का प्रयोग करेंगे। तो ये मन से भ्रम आप बिल्कुल हटा दीजिएगा कि महिला स्पेशली मानव जाति की स्त्री के लिए आप प्रयोग करेंगे सी। दुनिया के किसी भी फीमेल कैटेगरी की अगर कोई भी जीव है तो उसके लिए हम आप प्रयोग करेंगे सी। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से दूसरी चीज समझिए। अब हमारे पास अगला शब्द है इट। इट को हम लोग हिंदी में कहते हैं यह। अच्छा, कहीं कहीं पर इट का सेंस देखिए वह भी होगा, इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। इट का मतलब यह होता है और इट का मतलब वह भी होता है, तो दोनों के सेंस में इसका प्रयोग होगा। हालांकि आप इसको आगे विस्तार से समझेंगे जब इट का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, तब वहां पे आप इस चीज को बकायदे समझ पाएंगे कि कहां पे इट का प्रयोग यह के रूप में होगा और कहां पे इट का प्रयोग वह के रूप में होगा। अब एक डाउट और यहां से आप क्लियर कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि इट का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाएगा। नॉन लिविंग का मतलब समझिए निर्जीव। बहुत लोगों के मन में यह डाउट है कि ईट का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। ईट का प्रयोग लिविंग के लिए भी किया जाता है और ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको यह बात समझा रहा हूं। जैसे समझिए, हमने कहा इट इज अ पेन, ये एक सेंटेंस है। इट इज ए पेन, इट इज अ पेन, यह एक पेन है। यहां पर जो इट का प्रयोग किया गया, यह इट किसी एक नॉन लिविंग चीज के लिए किया गया है, क्योंकि पेन जो है निर्जीव कैटेगरी में आता है। तो यहां पे इट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग सजीव के लिए भी किया जा सकता है। अब उस एग्जांपल को समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको फोन किया, और जब फोन किया तो आपने पूछा कौन है, आपने पूछा कौन है। तो अब कौन है कि क्या इंग्लिश हो सकती है? अब कौन है, फोन करने वाला व्यक्ति सजीव होगा, जिंदा होगा, मुर्दा तो फोन करेगा नहीं। मुर्दा भूत होता है यार, पकड़ लेगा सीधा, वो कहां से फोन करेगा। अगर भूत के पास भी फोन होता तो बात कुछ और होती, ठीक। तो अगर जो फोन करा है मतलब जिंदा है, और जिंदा या आदमी है, तो उसके लिए आप दूसरा चीज प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हु इज इट। अब यहां पे जो देखिए हु इज इट, कौन है, यहां पे आपने जो पूछा कि कौन है, फोन अगर किसी ने किया तो आप पूछते ही हैं कि कौन है, तो आप कहेंगे कि हु इज इट। अब यहां पे हु इज इट, यह इट बताइए किसके लिए प्रयोग किया गया। फोन करने वाला व्यक्ति जीवित होगा या मुर्दा? जाहिर सी बात है, जिसने फोन किया है, जिससे बात हो रही है, वह व्यक्ति सजीव होगा। तो एक चीज शायद आपको मैं समझाने में सफल हुआ कि ईट का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह सजीव के लिए भी किया जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब इसकी इंग्लिश और एक बन सकती है, जैसे आप यहां से देख लीजिए यहीं पे। अब इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, हु इज दिस, कौन है। इसकी अंग्रेजी यह भी बनेगी और यह भी है, तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे दिस का कंसेप्ट हमको नहीं समझना अभी। हमारा लक्ष्य क्या था कि हम इट के कंसेप्ट को समझ सके। तो इट को हमने समझाया कि इट का प्रयोग सजीव के लिए भी हो सकता है और इट का प्रयोग निर्जीव के लिए भी हो सकता है। वैसे इट का प्रयोग कब, कहां, कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से अलग से यूज ही पढ़ना पड़ता है, इट का प्रयोग। तो जब ईट का प्रयोग पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से हम लोग समझेंगे। बस ये हमें समझाना था कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ईट का प्रयोग हम
कर सकते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नाम, नेम को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? नाम। अब नाम वाले में ज्यादा कुछ नहीं समझना है। मेरा नाम देवव्रत है, तो नाम देवव्रत हमेशा किस कैटेगरी में रहेंगे? सिंगुलर कैटेगरी। तो चाहे जिसका नाम हो, लेकिन एक कंडीशन है कि नाम एक ही होना चाहिए, और वह नाम एक कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम एक है तो ठीक है। अगर एक से अधिक नाम है, एक से अधिक नाम आ रहा है, तो वह सिंगुलर कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, वह एक वचन की लिस्ट में नहीं रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि यहां मैं लिख रहा हूं राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। अब राम जा रहे हैं, राम इज गोइंग, राम जा रहे हैं। अब यहां पे जो राम है सिंगुलर को दर्शा रहा है, इसीलिए यहां पे जो सहायक क्रिया लगी है वो भी सिंगुलर है। अगर राम के साथ हम किसी और व्यक्ति का नाम जोड़ ले और दोनों काम सेम कर रहे हों, जैसे राम और सीता जा रहे हैं। अब इस वाक्य को ध्यान समझिए, राम एंड सीता इज गोइंग, इज गोइंग। अब ध्यान समझिए, राम एंड सीता इज गोइंग, दूसरे वाक्य में भी नाम है और पहले वाक्य में भी नाम है। तो इस चीज को जो हम आपको समझा रहे हैं कि नाम तो कितना नाम? सिर्फ एक नाम होना चाहिए, और क्रिया एक हो रही है, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर एक से अधिक नाम है, एक से अधिक नाम हो और दोनों एक ही काम कर रहे हो, तो वह सिंगुलर कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो यहां पे जो हमने इज का प्रयोग किया है यह बिल्कुल गलत है। यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे किस चीज को? आर को। राम एंड सीता आर गोइंग। जैसे ये दोनों नाम है और दोनों नाम एक ही काम कर रहा है, जाने का, तो इसलिए यहां पे डबल नाम है, तो दो नाम होने की वजह से यह सिंगुलर कैटेगरी में न मान करके इसे प्लूरल कैटेगरी में माना जाएगा। यहां पे यह सेंटेंस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शा रहा है और यह सेंटेंस जो है प्लूरल सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। तो एक बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, सिंगल नाम है, एक काम हो रहा है तो वह सिंगुलर है। अगर दो नाम है या दो से अधिक नाम है, तो एक ही काम अगर कर रहे हैं, दो नाम हो या दो से अधिक नाम है, अगर सब एक ही काम कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ये बात हम लोग आगे और विस्तार से समझते हुए पढ़ेंगे। बस मैं अभी ये समझा रहा हूं कि नाम एक है तो ठीक है, एक से अधिक है तो नहीं ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण सीता जंगल जा रहे हैं। अब इसमें जाना एक क्रिया है और काम तो एक ही हो रहा है कि सब लोग जा रहे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण सीता तीन लोगों का नाम लिया गया, तो क्या इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखें या न रखें? तो इसे हम नहीं रख सकते हैं। राम जा रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण जा रहे हैं, ठीक है, सीता जा रही हैं, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस अगर अलग अलग नाम लेकर के एक क्रिया को दर्शाए तो ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर तीनों को एक ही सेंटेंस में जोड़ दें और एक ही क्रिया हो रही है, तब वह सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए, ये बात आपको शायद समझ में आ गई, नाम वाला मामला। अब देखिए, यहां पे हमने एक चीज लिखा है दिस। दिस को हिंदी में हम लोग कहेंगे यह, और दैट को हम लोग हिंदी में कहेंगे वह। अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखिए, इट के लिए भी हमने यह बताया है और दिस के लिए भी हमने यह बताया, और यहां पे वह है, और ऑलरेडी मैं यहां पे दो वह के बारे में चर्चा कर चुका हूं। यहां पे 1 2 3, तो 3 वह है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, और इनमें यह भी नहीं ध्यान देना है कि सजीव है कि निर्जीव है, ये दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने आपको ईट के बारे में समझाया कि ईट का प्रयोग सजीव के लिए भी कर सकते हैं और निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग दिस और दैट का प्रयोग भी सजीव के लिए भी कर सकते हैं और निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि दिस दैट का प्रयोग कहां करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे। तो इसके बारे में एक चीज समझिए आप, बस सिर्फ संकेत जहां पे हो, साइन। अगर आप कहीं पर किसी चीज का इशारा कर रहे हो, संकेत,
अगर आप संकेत कर रहे हैं तो इसका और इसका प्रयोग करेंगे। किसी सेंटेंस में यदि आप इशारा कर रहे हैं तो उस वाक्य में हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे। हालांकि दिस दैट एक अपने आप में एक यूज है, उसके बारे में आप विस्तार से उस यूज में चर्चा करेंगे। तो आज की टॉपिक में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस रूप में कहां कहां हम लोग कर सकते हैं। आपको शायद ये पूरी बात हमारी समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिपीट करिएगा, पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए अपनी समस्या को। अगर वो समस्या आपकी ठीक ठाक रही, चर्चा करने लायक रही, तो उस पर जरूर एक बार चर्चा किया जाएगा और उसके बारे में जरूर सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो आज के लिए बस करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, बहुवचन कर्ता के बारे में। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।